जब भी चेक बाउंस होता है और केस फाइल होता है तो एक नया प्रोविज़न आया है सेक्शन 143A। क्या उसके तहत आपको 20% चेक अमाउंट का कंपल्सरीली देना ही पड़ेगा कंप्लेनेंट को? क्या कोई ऐसा रूल है और इसके बचने के तरीके क्या है? आइए मैं आपको बताती हूँ मेरे हाई कोर्ट के इस जजमेंट के बेसिस पे मेरे इस वीडियो में। इसीलिए मेरा वीडियो देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, हाल ही का पास किया गया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का एक जजमेंट जो कि पास हुआ था 30 जून 2021 में। इसमें ये बहस छिड़ी कि क्या 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर जब आप कोई इंटरिम कंपनसेशन देते हो, यानी कि जब एक्यूज इंटरिम कंपनसेशन देता है कंप्लेनेंट को, क्या वो कंपलसरी है? क्या उसे देना ही पड़ेगा? क्या इसके बचने के कोई रास्ते हैं? इसमें क्या हुआ था व्यूअर्स, जैसे कि एक नॉर्मल चेक बाउंसिंग केस में होता है, लोगों के बीच में लेन देन हुई थी, चेक लिया दिया गया था, चेक बाउंस हो जाता है, नोटिस इशू की जाती है और कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है। कंप्लेंट फाइल करने के टाइम पर सेक्शन 143A के अंदर इंटरिम कंपनसेशन की भी गुहार लगाई जाती है। सारी चीज़ों को देखते हुए, आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद जज जो है ऑर्डर पास करता है कंप्लेनेंट के फेवर में। एक्यूज को कहता है कि आपको 20% यानी कि 20% ऑफ द चेक अमाउंट जो है वो कंप्लेनेंट को देना पड़ेगा विदिन 60 डेज, 60 दिन के अंदर अंदर। ये ऑर्डर पास होने के बाद एक्यूज जाता है सेशन कोर्ट के अंदर, सेशन कोर्ट के अंदर गुहार लगाता है, लेकिन सेशन कोर्ट भी उसका ये एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो बिल्कुल सही है, आपको 20% देना पड़ेगा। इसके बाद एक्यूज जाता है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में सबसे पहला पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो एक्यूज की तरफ से होता है वो ये होता है कि भाई ये जो प्रोविज़न है जो बताता है कि मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है ऐसा ऑर्डर, यानी कि ये एक तरीके का डिस्क्रिशनरी पावर है जिसमें मे का यूज़ किया गया है। डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर कोर्ट की मर्ज़ी के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप ये ऑर्डर पास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अंदर किसी किस्म की कोई कंपलसरी ऑर्डर नहीं है, यानी कि कोर्ट को ये ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए इसे इसी सेंस में लिया जाए, ये एक तरीके का डिस्क्रिशनरी पावर है और जब भी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल किया जाता है कोर्ट के थ्रू तो कोर्ट को एक रीज़न लिखना पड़ता है, एक वजह लिखनी पड़ती है कि वो ये ऑर्डर क्यों पास कर रहे हैं। ऐसा ये ऑर्डर के अंदर कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाए, इसे ख़त्म कर दिया जाए। तब हाई कोर्ट के अंदर ये मामला चला तो हाई कोर्ट ने बहुत ही बारीकी से ये सारे के सारे मैटर को देखा और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट को भी कंसीडर किया। इसके अंदर ये मैटर के अंदर जब एक्यूज आर्ग्यू कर रहा था तो एक्यूज ने आर्ग्यू करने के दौरान एक जजमेंट डाला मद्रास हाई कोर्ट का। उस मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट में भी यही लिखा हुआ था कि जब आप इस किस्म का ऑर्डर पास करते हो तो आपको बहुत से रीज़न लिखने होते हैं। वो रीज़न की पूरी लिस्ट दी गई थी उस जजमेंट के अंदर। ये जजमेंट बहुत अच्छा है व्यूअर्स। ये मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो एक्यूज़ के फेवर में है। इसके मैं अपने वीडियो के एंड में जब एक्यूज़ के फेवर में पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूंगी तो उस वक्त इस जजमेंट का रेफरेंस आपको ज़रूर दूंगी और इस जजमेंट के अंदर क्या रीज़न लिखे हुए आपको ज़रूर एक्सप्लेन करूंगी। खैर, जब ये मैटर आगे बढ़ती है, ये जजमेंट भी सामने रखा जाता है, फिर इसके बाद कोर्ट जो है इस मैटर के अंदर एकदम बेसिक क्वेश्चन जो है सेक्शन 143A क्यों लाया गया, क्यों अमेंड किया गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करता है। सबसे पहले बताता है कोर्ट, हाई कोर्ट ये कहता है कि भाई सेक्शन 143A ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है क्या। इसके अंदर कोर्ट ने कहा कि जब भी केस फाइल होता है, केस फाइल होने के बाद या तो एक्यूज़ अपने आप को नॉट गिल्टी कह दे या चार्ज फ्रेम हो जाए, ऐसे मौके पर यह देखा जाता है कि जब ये एप्लीकेशन फाइल किया गया तो ये 20% ऑफ द चेक अमाउंट एक्यूज से कंप्लेनेंट को दिलवाया जाए और इसके अंदर उसको टाइम पीरियड मिलता है 60 डेज़, यानी कि 60 दिन का, 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। लेकिन अगर किसी रीज़न से विदिन 60 डेज़ अगर एक्यूज़ वो पैसे नहीं दे पाता तो एक्यूज़ एक एप्लीकेशन कर सकता है कि भाई मुझे और 30 दिन की सहूलत दी जाए, लेकिन उसके अंदर उसके पास सफिशिएंट ग्राउंड होने चाहिए, एक बहुत ही रीज़नेबल उसके अंदर रीज़न मेंशन किया जाना चाहिए कि वो क्यों और 30 दिन मांग रहा है। इस 30 दिन उसके मांगने के बाद उसे ये पैसे जो है वो कंपलसरी देने पड़ते हैं ऑर्डर पास होने के बाद कंप्लेनेंट को, और अगर वो पैसे नहीं देता तो उस पैसे को वसूला जा सकता है, जिस तरीके से एक फ़ाइन वसूला जाता है। लेकिन तब क्या, जब एक्यूज़ को एक्विटल मिल जाए, एक्यूज़ बाइज़्ज़त बरी हो जाए,
तब उस केस के अंदर कंप्लेनेंट ने जो 20% ऑफ द चेक अमाउंट लिया हुआ था एक्यूज से अंडर सेक्शन 143A, वो बंदा यानी कि कंप्लेनेंट एक्यूज़ के बरी होने के बाद वो पैसे रिटर्न कर देगा एक्यूज़ को विथ इंटरेस्ट जो बैंक इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के साथ उस पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा एक्यूज़ को। और इसे भी उतना ही टाइम पीरियड दिया गया है जितना कि एक्यूज़ को दिया गया था, यानी कि 60 डेज़। और उस 60 डेज़ के अंदर यानी कि 60 दिन के अंदर अगर कंप्लेनेंट वो पैसे एक्यूज़ को रिटर्न नहीं करता तो कंप्लेंट जो है और एक एप्लीकेशन डाल सकता है कि भाई मुझे और थोड़ा टाइम दिया जाए, उसे और एक्स्ट्रा 30 डेज़ का टाइम दिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी उसे वजह बतानी पड़ेगी कि वो क्यों नहीं दे सकता। तो ये सारा का सारा सेक्शन जो है वो आपके सामने मैंने रख दिया। कोर्ट ने भी यही सारी चीज़ें को कंसीडर किया और ये कहा कि भाई इसके अंदर ये जो सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, इस इंट्रोड्यूस करने के पीछे मंशा क्या थी, इसके पीछे मेन रीज़न क्या था। कारण ये था कि जो बंदा ऑलरेडी जिसके पैसे मिलने हैं वो पैसे ऑलरेडी उसके रुके हुए हैं, एक तो उसको पैसे मिल नहीं रहे, दूसरा उसको जो है कोर्ट के केसेस फाइल करने पड़े और केस फाइल करने के दौरान उसका खर्चा भी हो गया। तो इसीलिए ये बेहतर है, ये इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि उसे अपने चेक का कुछ अमाउंट जो है वो दे दिया जाए, दिला दिया जाए एक्यूज़ की तरफ से। और इसके अंदर कोई हार्म भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वो एक्यूज़ जो है उसको जो पैसे दे रहा है वो हमेशा के लिए दे रहा है, उसे तो वो पैसे वापस रिटर्न मिलने ही वाले हैं ना। अगर वो जो है एक्यूज़ बरी हो जाता है सारे चार्जेस से तो उसे पैसे ऐसे ही नहीं रिटर्न होंगे, उसको तो इंटरेस्ट के साथ रिटर्न हो जाएंगे। यानी कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक्यूज जो है अपने पैसा बैंक के अंदर जमा कर रहा है। तो इसीलिए ये कहा गया कि इसके अंदर दोनों को कोई हार्म नहीं है। तो ये जो सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था इसके पीछे कभी भी रीज़न देखना चाहिए कि कोई सेक्शन इंट्रोड्यूस क्यों किया गया। और इसके साथ साथ ये जो ऑर्डर पास होता है इंटरिम कंपनसेशन का, इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि जो लॉन्ग और लंबे केसेस जो पेंडिंग होते हैं कोर्ट में वो जल्दी जल्दी डिस्पोज होना शुरू हो जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि इस ऑर्डर का जो डेटरेंट इफेक्ट है, ये डेटरेंट इफेक्ट जो है लोगों को डराएगा। डेटरेंट का मतलब क्या होता है, ये एक थेरीज ऑफ पनिशमेंट के अंदर आता है व्यूअर्स। इसके अंदर पनिशमेंट के बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी इसके थेरीज बताई गई है, जैसे कि किसी इंसान को रोकने के लिए या किसी इंसान के अंदर बदलाव लाने के लिए। और उसके अंदर एक और थेरी जिसे हम कहते हैं डेटरेंट थेरी। इसका मतलब कि एक इंसान को अगर सज़ा दी जाए तो दूसरे इंसान को डर महसूस होता है और वो ये काम करने से बिल्कुल हिचकिचाता है और पीछे हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से चूँकि बहुत सारे चेक बाउंसिंग ये केसेस पेंडिंग है और बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक्यूज़ जो है फ़ायदा उठा ले जाता है कि लंबे लॉन्ग केसेस जो चल रहे हैं उस चीज़ का जो बहुत प्रोसीडिंग को जो टाइम लग जाता है उस चीज़ का एक्यूज़ फ़ायदा उठा लेता है। और कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर पास होने के बाद फिर वो अपील में जाता है, फिर अपील में भी मैटर को और लंबा खींचता रहता है। तो जिसकी वजह से एक तरीके का एप्रिसिएशन मिल रहा था उन लोगों को जो लोग पैसा लेते हैं और किसी का पैसा रिटर्न नहीं करते। तो जब इस किस्म का ऑर्डर पास होगा कि आपको चेक अमाउंट का 20% कंपलसरी देना ही होगा, तो फिर ऐसे लोग किसी का पैसा रोकने से पहले 10 बार सोचेंगे कि भाई हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए ये एक डेटरेंट इफेक्ट भी है जो कि एक अच्छा इफेक्ट पैदा करेगा और हो सकता है इससे कोर्ट केसेस जल्दी से जल्दी निपटने में चांस हो। इसके बाद एक और रीज़न लिया गया कि इसमें जो है कंप्लेनेंट का इंटरेस्ट भी बचा हुआ रहता है। देखिए व्यूअर्स, जैसे कि मैंने इससे पहले भी वीडियोस बनाए हुए जिसके अंदर मैंने ये बताया कि आप अपने पैसे कोर्ट प्रोसीडिंग चलने के दौरान कैसे बचा सकते हैं। जब भी सिविल मैटर होता है, वो समरी सूट हो या और कोई रिकवरी सूट हो, उसके अंदर एक खास करके समरी सूट का मैं आपको बता रही हूँ, उसमें एक एप्लीकेशन डाला जाता है समन्स फॉर जजमेंट। इसके अंदर जो है जो डिफेंडेंट होता है यानी कि जिसने आपके पैसे ले रखे हैं उसको एक ऑर्डर पास किया जा सकता है कि भाई जितना भी क्लेम अमाउंट है वो पैसे आप कोर्ट में जमा कर दीजिए। एक ये रिलीफ होती है। रिकवरी सूट के अंदर एक और रिलीफ होती है, इसके अंदर हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, यानी कि उसकी अगर वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की घाई गड़बड़ी कर रहा है, जल्दी कर रहा है, ताकि ऑर्डर अगर पास भी हो जाए तो भी जो है प्लेंटिफ को या तो जो क्लेमेंट है उसको कोई पैसा ना मिले। तो जब ऐसा मालूम पड़ता है और इस चीज़ के एक प्राइमा फेसी प्रूफ आपके हाथ में आ जाते हैं तो आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं कोर्ट के अंदर और ये कह सकते हैं कि भाई इसका जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच कर लिया जाए, यानी कि उसे बेचने से उसे रोक दिया जाए तब तक जब तक ये मैटर चल रहा है। तो ऐसे रिलीफ तो सिविल सूट के अंदर मौजूद हैं, लेकिन 138 के अंदर ऐसी कोई रिलीफ मौजूद नहीं थी। तो ये एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन। इस सेक्शन से कंप्लेनेंट है उसका इंटरेस्ट किसी हद तक बचाया जा सकता है।
इसके बाद जो पॉइंट लिया गया या रीज़न बताया गया वो ये बताया गया कि भाई ये तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि ये कंप्लेनेंट के लिए ही बेनिफिशियल है, तो एक्यूज़ के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि एक्यूज़ जो है वो 20% अभी ये स्टेज पे दे रहा है। तो जब फाइनल ऑर्डर पास होगा तो ये 20% को तो कंसीडर किया ही जाएगा, यानी कि उसे पूरा 100% जो है फाइन देने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ 80% देना है, यानी कि उसका थोड़ा तो बर्डन रिलीज़ हुआ एट दिस स्टेज। तो इसीलिए ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए बर्डन नहीं है। इसीलिए ये सेक्शन के अंदर जो वर्ड में यूज़ किया गया है, यानी कि कोर्ट में ग्रांट इंटरिम कंपनसेशन अप टू 20% टू द कंप्लेनेंट, तो ये वर्ड में यानी कि कोर्ट कर सकता है, इस में को शैल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि कोर्ट को करना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का मैंडेटरी है, ये एक तरीके की कंपलसरी है कि कोर्ट को 20% ऑफ द चेक अमाउंट दिलाना ही चाहिए। अब इसके सपोर्ट में कुछ और जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे, वो इस कोर्ट में इस मैटर के अंदर रेफ़र किए गए, ताकि वो और अपने इस व्यू को जस्टिफाई कर सके कि जो हम कह रहे हैं, जो हम ये व्यू रख रहे हैं कि मैं जो है उसे शैल की तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो क्यों करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर कुछ पॉइंट्स लिए गए जिसमें बताया गया कि जब वर्ड में यूज़ होता है किसी भी सेक्शन के अंदर, क्या उसका मतलब हमेशा में ही होता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसका जजमेंट और इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जो वर्ड में होता है ना, वो हमेशा इसका मतलब में नहीं होता, इसका मतलब शैल भी हो सकता है। इसके पीछे रीज़न ये है, नंबर 1 कि हमें इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर देखना चाहिए, यानी कि जिसने ये कानून बनाया तो वो कानून उसने क्यों बनाया, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या था। सिर्फ सेक्शन पढ़कर हम ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते, हमें उसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट की तरफ भी जाना है, हमें उसका दिमाग भी पढ़ने की कोशिश करना है लेजिस्लेचर का कि ये कानून क्यों बना। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही हम कंसीडर करेंगे कि इस वर्ड का मतलब सचमुच में है या इस वर्ड का मतलब शैल है। हम इसे शैल की तरह भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर लेजिस्लेचर को ऐसा लगता है कि किसी तरीका कोई ऑब्लिगेशन डालना है, किसी भी बंदे के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन इम्पोज करना है, तो ऐसे केस के अंदर हम मे को शैल की तरह लेंगे। और इसके बाद का पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी मैटर या कोई भी चीज़ पब्लिक इंटरेस्ट से कनेक्टेड है, जिसमें पब्लिक एट लार्ज का फ़ायदा है, तो उस वक्त भी हम मे को शैल की तरह ही कंसीडर करेंगे। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया, जैसे कि स्लम को लेके जो ऑर्डर बने हुए, जो रूल्स बने हुए हैं, जो ऐसे एरियाज़ है जो सैनिटाइज नहीं है, तो ऐसे एरियाज़ में ऐसी चीज़ों को डील करने के लिए जो कानून के अंदर मे का इस्तेमाल किया गया है वर्ड का, उसे हम शैल की तरह लेंगे, यानी कि उसे हम कंपलसरी समझेंगे। इसके बाद का ये पॉइंट कहा गया कि अगर हम किसी भी सेंटेंस को उसका लिटरल मीनिंग देंगे, उसके डिक्शनरी मीनिंग देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेक्शन इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ही डिफीट हो रहा है उसकी वजह से, यानी कि जो चीज़ वो अचीव करने के लिए वो सेक्शन बना है, वो चीज़ अचीव हो ही नहीं पाएगी अगर हम उसका मीनिंग वो लेंगे जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को सुनना चाहिए, सारी चीज़ों को समझना चाहिए, उसका इंटेंशन, लेजिस्लेचर का पर्पस, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट वही चीज़ रिपीट की गई कि इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन द वर्ड्स। अभी ये जजमेंट था जिसके अंदर एक जनरल व्यू लिया गया था कि मे को शैल कब कंसीडर करना चाहिए। इसके बाद का एक और जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, इसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर स्पेसिफिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर लाए गए अमेंडमेंट को जिक्र किया गया है। ये स्पेसिफिकली उस स्टेज के बारे में बताता है, यानी कि अपीलेट स्टेज के बारे में बताता है कि अपीलेट स्टेज पे जो पैसा डिपॉजिट करने के लिए कहा गया है आफ्टर दिस अमेंडमेंट, उसे ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट किया गया। उसमें बताया गया कि ये जो अमेंडेड सेक्शन है, इसे हमें एज अ होल, यानी कि उसके पूरे एम्स एंड ऑब्जेक्ट, उसके पर्पस के साथ पढ़ना चाहिए। इस मैटर के अंदर ये भी कहा गया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर टाइम टू टाइम बदलाव लाए गए हैं, अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। वो इसलिए लाए गए हैं क्योंकि जो उस वक्त के जो सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस थे, उन सर्कमस्टेंसेस को वो डील कर सके। इसीलिए जो हाल ही का जो अमेंडमेंट लाया गया है वो इसलिए लाया गया है क्योंकि एक्यूज जो हमेशा चाले चल जाता है, मैटर को लंबा खींच जाता है और ऑर्डर पास होने के बाद भी पैसे नहीं देता, अपील फाइल करता है और अपील में भी चीज़ें लंबी की लंबी खींचती चली जाती है। इसीलिए ये बेटर होता है कि एक इंटरिम कंपनसेशन जो है कंप्लेनेंट को दिला दिया जाए। इसके बाद एक और जजमेंट रेफर किया गया। ये जजमेंट का भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे।
व्यूअर्स, ये वो जजमेंट है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ये सेक्शन है यानी कि इंटरिम कंपनसेशन का जो सेक्शन है इसका कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि इसे तभी अप्लाई किया जाएगा जब ये पास हुआ, यानी कि जब ये अमेंडमेंट लाया गया इसके बाद जितने भी 138 के केसेस फाइल होंगे उसी पे जो है ये इंटरिम कंपनसेशन का लॉ लागू होगा। इस अमेंडमेंट के लाने के पहले जो भी केसेस ऑलरेडी फाइल्ड हैं इस पे ये लागू नहीं होगा। तो ये ऑर्डर पास करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ चीज़ें कहीं, वो ये कहीं कि इससे पहले तो लॉ ये था कि जब एक्यूज गिल्टी प्रूव होता था कोर्ट के सामने उसके बाद ही कंप्लेनेंट को कुछ मिलता था, लेकिन ये एक बहुत अच्छा सेक्शन डाला गया है जिसके अंदर गिल्ट प्रूफ होने से पहले ही कुछ अमाउंट जो है वो कंप्लेनेंट को दिया जाता है। व्यूअर्स, इसमें मैं आपको एक और चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। देखिए, ये जो इंटरिम रिलीफ होती है ना, ये एक तरीके के बेसिकली सिविल रिलीफ है। तो जब हम सिविल में कोई रिलीफ मांगते हैं वो भले इंजंक्शन के तौर पर हो या कोई भी कंपनसेशन के तौर पर हो, तो हमें कुछ चीज़ें शो करनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जब इंटरिम मेंटेनेंस के लिए अप्लाई किया जाता है मेंटेनेंस एक्ट के अंदर, तो उसमें भी कुछ चीज़ें बतानी पड़ती है। उसके अंदर के कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देती हूँ ताकि ये पॉइंट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखिए, कोई भी इंटरिम रिलीफ मांगने से पहले हमें ये बताना पड़ता है कि व्हाट इज़ दी अर्जेंसी, यानी कि अर्जेंसी क्या है इस मैटर के अंदर। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, यानी कि ये किसके बेनिफिट में है और दूसरे को किसी इस चीज़ का कोई नुकसान नहीं हो रहा। एंड दिस थर्ड जो लास्ट पॉइंट है, नो हार्म एंड प्रेजुडाइस विल कॉज टू द पार्टी ऑफ द अदर साइड इफ दिस ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड, यानी कि ये एक तरीके का बैलेंसिंग ऑर्डर होगा। अगर ये ऑर्डर पास किया जाता है तो अर्जेंट है इस चीज़ के लिए, अभी इसलिए नेसेसरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए इसके अंदर सबसे पहला अर्जेंसी का जो टॉपिक होगा उसमें आप ये कह सकते हैं कि अर्जेंसी इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो फंसे पड़े हैं, बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए जो पैसे मेरे फंसे पड़े हैं, मैं जो हूँ इसके लीगली क्लेमेंट हूँ इस मैटर का या इस पैसे का, तो मुझे ये पैसे मिलने चाहिए एटलीस्ट 20%, इट इज़ नॉट इवन 50%, एटलीस्ट 20% तो मुझे मिलने चाहिए। दिस इज़ वन प्राइमोस्ट थिंग एंड विच इज़ द नेसेसरी पॉइंट। सेकेंडली, आप इसे कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, चूँकि मैं आई एम एट लॉस्ट, तो ये बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है कि मुझे कुछ अमाउंट के लिए कंपनसेट किया जाए। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि नो हार्म एंड प्रेजुडाइस। सही बात है कि इसके अंदर हार्म एंड प्रेजुडाइस क्या कॉज हो रहा है अदर पार्टी को, जो एक्यूज जो पैसे दे भी रहा है वो पैसे तो एक तरीके के सेफ हैं। अगर एक्यूज इसके अंदर नॉट गिल्टी अगर प्रूफ हो जाता है तो ये सारे के सारे पैसे एक्यूज को वापस कर दिए जाएंगे इंटरेस्ट के साथ, तो इसके अंदर तो नुकसान किसी का भी नहीं है। तो इसीलिए ये शैल जो है इसे मे जो है इसे शैल की तरह से कंसीडर किया जाए, इसे मे की तरह कंसीडर नहीं किया जाए। अभी लास्ट एंड द नॉट लीस्ट मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि कंपल्सरीली हर मैटर के अंदर आँख बंद करके ये सारी चीज़ें दी जाए। कोर्ट ने ये भी कहा है कि दिस इज़ रूल, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये रूल है। हम इसे रूल की तरह कंसीडर करेंगे कि ये पैसे जो है 20% जो है कंप्लेनेंट को दिलाएं, लेकिन अगर हम इसे रिजेक्ट करते हैं ये एप्लीकेशन को तो दैट कॉल भी कंसीडर एज एन एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के अंदर हमें एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए रहेगा रिजेक्ट करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी कि ये साफ दर्शाता है कि ये इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि हर मैटर के अंदर ये कंपनसेशन ग्रांट ही हो, कभी ये कंपनसेशन रिजेक्ट भी हो सकते हैं। इसके अंदर के कुछ ग्राउंड जो है वो मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट में बताए गए। जो भाई मद्रास हाई कोर्ट का जो जजमेंट रेफ़र किया गया था उस रेफ़र के अंदर कुछ रीजंस बताए गए। तो अल्टीमेटली जजमेंट यही कहता है कि जब भी ऐसा कोई ऑर्डर पास किया जाए तो उसमें रीज़न मौजूद होना चाहिए, और ये जो ऑर्डर पास किया गया है इसके अंदर रीज़न तो मौजूद है, हमने देखा। तो इसीलिए ये मद्रास हाई कोर्ट के इस जजमेंट का भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए इसे पास होना चाहिए और 20% जो है वो ग्रांट कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ से भी, और ये कहा गया कि जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था वो बिल्कुल सही था। अब मैं आती हूँ वो रीज़न पे जो रीज़न मद्रास हाई कोर्ट ने बताया है, कौन से सर्कमस्टेंसेस के अंदर इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करना चाहिए। आप इसे लिख लीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। सबसे पहला रीज़न ये कहता है कि या तो एक्यूज बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए एब्सकॉन्ड हो, यानी कि भाग गया हो एरिया छोड़कर, उसका कहीं ट्रेस ना हो। अगर ऐसा वो एक्यूज़ है जो बहुत दिनों से भागा हुआ है तो ऐसे एक्यूज़ के अगेंस्ट में इंटरिम कंपनसेशन पास किया जा सकता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एक्यूज जानबूझ के सर्विस ऑफ समन्स इवेट कर रहा था, बच रहा था, सर्विस ऑफ समन से बच रहा था, और काफ़ी दिनों के बाद एक्यूज को कोर्ट के सामने पेश किया गया। ये सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जो लायबिलिटी है
एक्यूज़ की, उसकी लायबिलिटी को प्रूव करने के लिए कुछ ऐसे मटेरियल पेश किए गए हैं केस के अंदर जिसे वो डिनाई ही नहीं कर सकता। यानी कि शुरू में ही पूरा प्राइमा फेसी केस नज़र आ रहा है। इसके बाद का पॉइंट, अगर एक्यूज़ जो है पार्ट ऑफ द लायबिलिटी अपनी एक्सेप्ट कर ले, यानी कि एक्यूज़ ये कहे कि ठीक है भाई मेरे पैसे देने बनते हैं लेकिन इतने नहीं देने बनते, इसका जो है कुछ हिस्सा मैं देने के लिए तैयार हूँ या मेरे पैसे देने के लिए बनते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर भी जस्टिफाइड है कि आप इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट करा दें। इसके बाद का पॉइंट ये कहता है कि एक्यूज़ जानबूझ के विटनेस का क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रहा था, यानी कि एविडेंस स्टेज आ गई है, क्रॉस करना है, जानबूझ के तारीख पे तारीख लिया जा रहा है, बिल्कुल मैटर को ड्रैग कर रहा है और विटनेस का क्रॉस एग्जामिन नहीं कर रहा है। तो अगर जज को ऐसा लगता है कि भाई ये एक्यूज़ के ड्रैग करने की टैक्टिस है, डिले टैक्टिस है, तो तुरंत इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट किया जा सकता है। इसके बाद का पॉइंट ये कहता है कि एक्यूज़ जो है वो एब्सकॉन्ड हो गया था केस फाइल के बाद और भाग गया था, जिसकी वजह से उसे पकड़ना बहुत मुश्किल था और नॉन बेलेबल वारंट इशू होने के बाद उसे बहुत मुश्किल से और आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोर्ट के सामने लाया गया। इसके बाद का पॉइंट ये कहता है कि जब नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ तो एक्यूज़ उसे रिकॉल करने के लिए एक एप्लीकेशन डालता है, वो भी बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के बाद। ये जो छोटे मोटे एप्लीकेशन डाले जाते हैं ये एक तरीके की डीले टैक्टिस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कभी कभी कुछ केसेस के अंदर। तो अगर इस तरीके से एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन डाल के अगर एक्यूज़ मैटर को डिले कर रहा है तो इसके ऐसे केसेस के अंदर भी इंटरिम कंपनसेशन ग्रांट किया जा सकता है। तो कोर्ट ने कुछ चीज़ों को बताया है, मद्रास हाई कोर्ट ने, और ये भी कहा है कि भाई ये जो रीज़न बताया जा रहा है सिर्फ ये रीज़न नहीं, इसके अलावा भी कुछ रीज़न हो सकते हैं। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये भी रीज़न मौजूद है तो कोर्ट ग्रांट कर सकती है। तो व्यूअर्स, आपको इससे क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि भाई इसके अंदर उसी बंदे के अगेंस्ट में ग्रांट करना चाहिए जो अननेसेसरी मैटर ड्रैग कर रहा है, जैसे कि एम्स एंड ऑब्जेक्ट भी है। इससे पता चलता है, मैं एक और ग्राउंड जो है वो मैं आपको देना चाहती हूँ। जब इस तरीके से एप्लीकेशन आपकी मैट कोर्ट के अंदर पुटअप हुई हो और आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा हो, ऑब्वियसली आर्ग्यूमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। ये एप्लीकेशन बीइंग एन एक्यूज, आपको तो डिफेंड करना ही पड़ेगा अपने आप को। तो आप क्या पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट रखेंगे? उसके अंदर आपको यही कहना है कि भाई बिल्कुल सही, जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट है, जो पर्पज़ है ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का, वो डिफीट नहीं होना चाहिए। भाई इसका पर्पज़ है क्या? इसका पर्पज़ यही है कि जो डिले टैक्टिस की जाती है उससे जो है सामने वाले को यानी कि कंप्लेनेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई मैं तो डिले टैक्टिस कर ही नहीं रहा हूँ, जैसे ही मुझ पे समन्स ही सर्व हो गया मैं तुरंत कोर्ट के सामने हाजिर हो गया, मैं हर मैटर अटेंड कर रहा हूँ, हर डेट अटेंड कर रहा हूँ, और मैंने आज तक कभी कोई एप्लीकेशन भी नहीं डाला एडजॉर्नमेंट की, ना ही मैं एब्सकॉन्ड हुआ हूँ, ना ही मैं कोई घर छोड़ के भागा हूँ ताकि मुझ पे जो है समन्स सर्व ना हो सके, ना ही मुझ पे कभी नॉन अवेलेबल वारंट इशू हुआ है। तो मैं डिले कर कहाँ रहा हूँ? जो नॉर्मल जो प्रोसीडिंग में जो टाइम लगता है वही टाइम लग रहा है। इसके अंदर मेरा तो कोई कसूर ही नहीं है। अगर कोर्ट अगर अपना टाइम लेता है या तो कोई प्रोसीडिंग अपना टाइम लेती है, ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग है। अगर मैंने मैटर को डिले किया, जानबूझ के अगर मैंने मैटर को ड्रैग किया, तो बिल्कुल मुझ पे कंपनसेशन दे दिया जाए, मुझ पे ग्रांट कर दिया जाए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ 20%। लेकिन अगर मैं डिले नहीं कर रहा, यानी मैंने जो एम्स एंड ऑब्जेक्ट है अगर मैं उसे किसी भी तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा, तो फिर मुझ पे ये इंटरिम कंपनसेशन ना ग्रांट किया जाए। ये तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा कि भाई मुझे सुने बगैर ही मुझे सज़ा दी गई हो, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आप अपने आर्ग्यूमेंट में ले सकते हैं, बिल्कुल एम्स एंड ऑब्जेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए। बस ये जजमेंट था जो मैं आपके सामने लाना चाहती थी। इसके अलावा और भी बहुत से अच्छे अच्छे जजमेंट्स मैं आपके लिए लाती रहूँगी, इसलिए मेरा वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।